हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का स्कोप क्या होता है। ठीक है, दो हैं, एनहांसिंग इकोनॉमी और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि देखिए, किसी भी चीज़ को हम इन जनरल समझ रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को इन जनरल आप क्या समझेंगे कि किसी भी चीज़ को में आप प्रॉफिट कब कमाएंगे, जब आप अपने घर से कम दें। ठीक है, अपनी तरफ से कम लगाएं और आपको मिले ज़्यादा से ज़्यादा। नॉर्मल सी सोच है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, जब आप अपना कम से कम देंगे और आपको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आपकी तभी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। अच्छा, अब ज़्यादा से ज़्यादा कम मिलेगा जब आपकी एफिशिएंसी, यानी कि आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होगी दूसरों से, तभी तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो पहला पॉइंट है एनहेंसिंग इकोनॉमी। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, यानी कि कॉस्ट रिडक्शन यानी कि किसी भी काम को कम से कम कॉस्ट में करना। यदि कोई कंपटीशन है, कोई 10 कंपनियां हैं, यदि आपने देखा होगा ऑक्शन होते हैं, बिड लगती। ठीक है ना, तो यानी कि बिड लगती है, यानी कि जिसका प्राइस कम से कम होगा, यानी कि कॉस्ट रिडक्शन, जो कम से कम प्राइस में दे पाएगा। यदि कोई चीज़ 20 रुपए की आप ला रहे हो तो जनरल सी बात है कि आप उसे 30 रुपए की बेचोगे, 25 रुपए की बेच दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। पर यदि आप लाई 15 रुपए की ला रहे हो और आप 25 रुपए की बेचोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ जा रहा है। ठीक है, और यदि आप 15 में बेचोगे तो आप सेल ज़्यादा उठाओगे, क्योंकि बाज़ार में वो 25 की और 30 की मिल रही है, आपके यहाँ 15 की मिलेगी, यानी कि आप सेल ज़्यादा उठाओगे। तो आपकी हर तरीके से कैसे होगी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी। यानी कि कॉस्ट रिडक्शन किसी भी चीज़ में, मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। मान लीजिए आपकी किसी भी शॉप, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, तो उसमें आपकी परचेजिंग अच्छी होनी चाहिए। आप स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, तो आपके शेयर की प्राइसिंग बहुत अच्छी, परचेजिंग जो प्राइस है आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपने खरीदा ही महंगे पे है तो वो कितना भी चढ़ जाए आपका प्रॉफिट कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने खरीदा ही महंगे पे है। यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने में, यदि आप कोई चीज़ बना रहे हैं आपकी कोई फैक्ट्री है, आप उस पर कुछ बना रहे हैं, तो आप उस पर भी कॉस्ट कम से कम रखेंगे तो ही आपको वो आगे जाके बेनिफिट दे पाएगी चीज़। यदि आपका कॉस्ट ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ में, चाहे आप एज इट इज़ रिटेलर हैं कि आप कोई चीज़ बाजार से खरीद के लेके आ रहे हैं, फिर आगे आप उसे एंड यूज़र को बेच रहे हैं, तो भी आपकी उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। यदि कोई ऐसी चीज़ है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फिर आगे बेच रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आपकी कम होनी चाहिए। बेसिकली 2 पॉइंटों में बात खत्म हो जाती है, कॉस्ट रिडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी तभी आएगी जब वो कॉस्ट रिडक्शन होगी, और आपकी कॉस्ट रिडक्शन कब होगी, जब आपकी एफिशिएंसी होगी, यानी कि आप उस काम को करने के लिए बेहतर होगी, तब हो पाएगा। ठीक है, अब एक बात आ जाती है कंपटीशन। ये कुछ शब्द हैं जैसे कॉस्ट रिडक्शन, एफिशिएंसी, कंपटीशन, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, आप उस काम को करने के लिए बेहतर होंगे, तो ही आप कॉस्ट रिडक्शन कर पाएंगे और तभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। चक्कर ये है सारा। टुडे इज द एरा ऑफ कंपटीशन, द सर्वाइवल ग्रोथ ऑफ कंपनीज इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डिपेंड ऑन देयर पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, सब बात इस पे भी डिपेंड करती है। और रिसोर्स यूज़ कब होंगे, मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो रिसोर्सेज है वो बेहतर तरीके से यूज़ होने चाहिए, तभी आपको, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जब तक आपकी एफिशिएंसी बढ़िया नहीं काम करेगी और तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। यदि आपकी एफिशिएंसी ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमने जो पीछे अभी पढ़ा था कि अमलगामेशन की ज़रूरत क्यों है, टेक ओवर की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है, और जो हमने मीनिंग पढ़ा था कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का, वो भी ये था कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होता क्यों है। देखिए, आप ऐसे समझिए कि पहले क्या होता था, हमें कोई भी सामान लेना होता था तो हमारे कभी दिमाग में भी नहीं आती थी कि हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करेंगे। हमेशा ये होता था भाई, दुकान पे जाएंगे, दुकान से लेंगे, या मॉल में जाएंगे, मॉल से, फिर उसके बाद पहले क्या होता था, दुकान पे जाएंगे, दुकान से लेंगे। उसके बाद कल्चर थोड़ा सा चेंज हुआ, मॉल में जाएंगे, मॉल से लेंगे। अब क्या है, फ़ोन पे ऑर्डर करेंगे और ऑनलाइन हमारे घर पे ही आ जाएगा। तो चीज़ें भी तो जब चेंज हो रही हैं, जब चीज़ें चेंज हो रही हैं तो आपको भी तो चेंज होना पड़ेगा। आपको अपने काम करने के तरीके में भी तो चेंज करना पड़ेगा। पहले बच्चे, अब आप मेरे से पढ़ रहे हो ट्यूशन, ठीक है, पहले बच्चे कोचिंग जाते थे, फिर होम ट्यूशन भी लगते थे, कुछ बच्चे होम ट्यूशन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे कोचिंग बैच में जाके पढ़ते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे शुरू हुआ कि बैचेस का, ये बड़े बड़े बैचेस होने लगे,
ठीक है, वो आज भी होते हैं, पर आज की डेट में कोरोना के बाद से और उससे पहले भी मोस्टली बच्चा यूट्यूब पे पढ़ रहा है। ठीक है, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जब चीज़ें चेंज हो रही है तो आपको भी तो उसके साथ चेंज होना पड़ेगा, तभी तो आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब यही सब चीज़ें कंपनी के साथ भी हैं, जब नॉर्मल डेली वेज की चीज़ों में हमारे साथ इतने चेंजेस हो रहे हैं कि हम इतना ऑनलाइन आ गए, आज हमें कुछ भी चाहिए हो, XYZ कंट्री इन वो कंट्री डिलाइट इन कह रही हूँ, सॉरी, कंट्री डिलाइट है, हर चीज़ अवेलेबल है। सुबह सुबह देखो कितने घूमते रहते हैं। दूध भी आदमी पहले लेके आता था, पहले डेयरी वाले के खड़े रहते थे लोग बाग कि भैंस के सामने कि दूध निकलेगा फिर हम लेके जाएंगे। फिर क्या हुआ, पैकेट में दूध आने लगा, अमूल का, मदर डेयरी का। अब क्या हो रहा है, घर पे दूध आ रहा है किसी और ही ब्रांड का। तो ये चीज़ें भी तो चेंज हो रही हैं। जब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। यही हिसाब कंपनी का है, कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि आपको समय के साथ अपनी चीज़ें, अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी एफिशिएंसी और अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, और ये क्यों करना है? क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, 3-4 पॉइंट हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। मैं आपको इतना डीपली और बार बार एक बात इसलिए कह रही हूँ जिससे आपकी एक्चुअली ये जो बुक में लिखा है, मैं एक बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, मॉड्यूल से, तो उसमें जो लिखा है ना, उसमें सब बातें वही लिखी है जो आप हर जगह पढ़ लोगे दिमाग से निकल जाएंगी। पर मैं आपको इन जर्नल बता रही हूँ कि जो डेली आपको एग्जाम्पल भी मैं डेली अपनी लाइफ की चीज़ों में से निकाल के देती हूँ, जिससे आपको पता पड़े कि हाँ, हम नॉर्मल चीज़ों में भी तो ऐसा करते हैं, यानी कि कंपनी में भी ऐसा होगा। तो जब हमारी नॉर्मल चीज़ों में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कंपनी तो इतनी बड़ी है और वो तो चली प्रॉफिट के लिए रही है, तो उसमें भी तो ऐसा ही होगा। यानी कि हम उसकी चीज़ों को भी हमें टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी यानी कि काम करने की क्षमता, और जो हमारे रिसोर्सेज है वो बेहतर तरीके से यूज़ हो पाएंगे, बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें कल वर्क कर रही थी बेहतर तरीके से वो आज भी वर्क करे बेहतर तरीके से। ज़रूरी मतलब उसमें ज़रूरत हो सकती है किसी चेंजेस की, जिससे वो आज बेहतर तरीके से काम कर पाएँ समय के साथ। इसलिए क्या कहेंगे, आपको अपनी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, चीज़ें समय के साथ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी और आपकी जो वर्क करने की पावर है, जो आपके रिसोर्सेज है, वो बेहतर तरीके से यूज़ हो पाएँ, जिससे आपको वो ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के दे। ठीक है, मैंने आपको पूरा डीपली अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया है। ठीक है, अब हम किताब में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें यही है, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, यही आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। आप किसी बुक में पढ़ोगे, किसी नोट से पढ़ोगे, उसमें भी यही सब बातें लिखेंगे, मतलब यही है, सिर्फ यही है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के? ऑर्डरली रीडायरेक्शन ऑफ द फर्म एक्टिविटीज़। यही मतलब हो गया कि आप ऑर्डरली तरीके से, क्योंकि कोई भी काम आप करोगे तरीके से ही तो करोगे। ऐसा थोड़ी जाया और उठा के कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया कंपनी में, या मैनेजमेंट चेंज कर दी, या किसी भी एम्प्लॉय को निकाल दिया और किसी को भी रख लिया, ऐसे थोड़ी होगा। ऑर्डरली तरीके से, उसके लिए भी एक्सपर्ट बंदे होते हैं। ठीक है, ऑर्डरली रीडायरेक्शन यानी कि आपको जो चीज़ें चल रही हैं उसमें चेंज करना है वक्त के साथ, समय के साथ। ठीक है, तो उसमें चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। डायरेक्ट लिंक कर दो प्रॉफिट से सब चीज़ों को, जो हमें चाहिए बेसिकली। डिप्लॉइंग सरप्लस कैश फ्रॉम वन बिजनेस टू फाइनेंस प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इन अनदर, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे को आप दूसरे बिजनेस में लगाएं। पैसा हमेशा रनिंग में रहना चाहिए। यदि इकोनॉमी में वो पैसा नहीं घूमेगा, आपके बैंक अकाउंटों में या आपकी कंपनी के किसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, तो वो हमेशा डेप्रिशिएशन लगता है उस पर, उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। यानी कि पैसे को कभी भी ऐसा ना सोचें कि हमने कमा लिया इसको अलग रख दें, उसको हमेशा इकोनॉमी में घुमाएं, अपने बिजनेस में लगाएं, तभी वो बढ़ेगा। ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग इंटर डिपेंडेंस अमंग प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस विद इन द कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो, यानी कि आपस में जो एक दूसरे के ऊपर जो आपकी निर्भरता है उसको ख़त्म करें। रिस्क रिडक्शन, रिस्क को कम से कम रखें। ठीक है, रिस्क अच्छा होता है बिजनेस के लिए, लेना चाहिए, पर कम रिस्क उस चीज़ों पे लेना चाहिए जो आपका जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में बोला जाता है कि रिस्क लेना चाहिए, पर उस चीज़ पे जिसको आप ठीक कर सके हो, जिस रिस्क को आप झेल सकते हो उस पर रिस्क लो। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस का ही रिस्क ले लिया कि सारे पैसे की, जितना भी आपके पास पैसा है सबका दाव खेल लिया एक रात में और काम ख़त्म।
अगले दिन खाली ठंडन गोपाल, ऐसा नहीं हो चाहिए। रिस्क लेना चाहिए पर समझ के कि यदि नुकसान हो भी जाए तो आप झेल जाओ उस नुकसान को, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज यानी कि दक्षताओं, यानी कि अपनी चीज़ों को, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ठीक है, ये हो गया। अब नीड पर्पस क्या है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के? नीड क्या है? टू फोकस ऑन कोर स्ट्रेंथ, यानी कि पूरी इकोनॉमी जो है वो बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आप बढ़ेंगे या एक यूनिट बढ़ेगी, सभी बढ़ने चाहिए, ठीक है। टू डिराइव द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है, बेनिफिट को जो है फैलाना चाहिए, ठीक है। और टू ऑब्टेन टैक्स एडवांटेज बाय मर्जिंग ए लॉस मेकिंग कंपनी विद ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ठीक है। जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसका अमलगमेशन मर्जर करना चाहिए, जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। और टैक्स का पैसा बचाना चाहिए, टैक्स एडवांटेज लेनी चाहिए हमें। टू हैव एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहिए और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए कि काम तरीके से और जल्दी हो सके और कम से कम लागत में हो सके, ठीक है। टू इम्प्रूव डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो को इम्प्रूव करना चाहिए। है बेटर मार्केट शेयर एक्सपेंशन, यानी कि जो आप बढ़ा रहे हो, जो अपना जिस तरफ भी आप बढ़ रहे हो वो बेहतर तरीके से होना चाहिए। टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सिस्टिंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस को हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, कभी भी एक चीज़ पे दाव नहीं खेलना चाहिए, हमेशा चीज़ों को बांट के रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है, सारा पैसा एक जगह ना रखें, जेब कटेगी तो सारा एक बात में चला जाएगा, ठीक है। अलग अलग जगह रखें, कुछ अपने पॉकेट में रख लें, कुछ अपने साथ जो बैग लेके जा रहे हैं उसमें रख लें। 2 जने जा रहे हैं तो आधा पैसा उसको दे दें, आधा अपने आप रखें, यानी कि इस तरीके से डाइवर्सिफाई होना चाहिए आपका बिजनेस, ठीक है। यदि एक चीज़ में नुकसान हो रहा है तो दूसरा तो प्रॉफिट दे, ठीक है, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अब है एक्सपेक्ट टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। वैल्यूएशन एंड फंडिंग होनी चाहिए, वैल्यूएशन करनी चाहिए आपको, फंडिंग करनी चाहिए। लीगल एंड प्रोसीजर इशू पे बात करनी चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्ट टू बी कंसिडर्ड बाय प्लानिंग, यानी कि आप यदि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसीज़ बना रहे हो, ठीक है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि हमें कैसे काम करना चाहिए, तो वो कौन सी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखना चाहते हो अपनी प्लानिंग में, कि आप कुछ काम करने जाते हो तो आप किसी चीज़ का ध्यान रखते हो ना कि भाई हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है इस काम को करते वक्त। तो वही चीज़ है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हो, अपने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जब आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की प्लानिंग करेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन एंड फंडिंग का ध्यान रखेंगे, आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, अपने फंड का ध्यान रखेंगे, कितना पैसा हमारे पास है, कितना लग रहा है, कितना हमें चाहिए, ठीक है, किस तरीके से बेहतर तरीके से हम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। लीगल एंड प्रोसीजर इशू पर ध्यान रखेंगे, लीगल बातों पर सब ध्यान रखेंगे। टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेक्ट पे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, और अकाउंटिंग एक्सपेक्ट पे भी ध्यान रखेंगे, कंपटीशन पे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, एंड ह्यूमन एंड कल्चरल सिनर्जीज पे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि सब तरफ से ये तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, टैक्स का, या आप किसी भी चीज़ को, आप कोई भी बिज़नेस बना रहे हो या कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स का कितना वैल्यूएशन है उसका, कितना फ़ंड लगेगा, ठीक है, उसमें कौन कौन सी लीगल इश्यूज़ का ध्यान रखोगे, कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कोई इशू वायलेट हो रहा है, ठीक है, और ह्यूमन एंड कल्चर सिनेरियोज पे भी ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग हम कल करेंगे कि कितने तरीके की रीस्ट्रक्चरिंग होती है, ठीक है। बेसिकली हम इसको टेक ओवर अमलगमेशन यही है, बाकी जो डीप स्टडी होगी इसको हम कल की क्लास में लेंगे, ठीक है। चलो बाय। और हाँ यार, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भूल जाती हूँ मैं भी कहना, भूल जाते हो आप भी करना, ठीक है। ध्यान रखना, बाय।